गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 नवंबर है और आज के द हिंदू एडिटोरियल में क्या खास है और कौन से वोकैबुलरी हमें सीखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा अ सेटबैक ऑन द अक्टूबर जनरल इलेक्शन इन जापान। जापान में अगर हम बात करें तो इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन होने के बाद चीजें बदल सी गई है। वहां के पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। ऐसा इसलिए हुआ है कि पिछले लगभग 6 दशकों से जिस पार्टी और जिस नेता ने जापान का कमान संभाल रखा था, वो कुछ चेंजेस हुआ है, उलटफेर देखने को मिला है। हालांकि मैं पूरे एडिटोरियल के एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस पूरे कंप्लीट एडिटोरियल के वोकैबुलरी के एनालिसिस पे जाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वोकैबुलरी हैं, वर्ड्स हैं, जिनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर हम बात करें, उनके मीनिंग्स की बात करें, उनके डेफिनेशन की बात करें, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और साथ में सारे के सारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट वर्ड। ये आज के एडिटोरियल का जो पहला हिट वर्ड है आपके सामने, दैट इज सेटबैक। अपने आप में अगर हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें किसी भी वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना इसलिए जरूरी होता है कि हम उस वर्ड के पार्टिकुलर यूज को, मीनिंग को समझ सके। ऐसा इसलिए होता है ना कि जब भी आप मेरे भाई क्लोज टेस्ट बनाने जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने जाते हैं, वहां पे जब 4 ऑप्शंस होते हैं तो वहां फंस जाते हैं कि हम नाउन फिल करना है तो नाउन हमें पता नहीं चल पा रहा है, एडजेक्टिव फिल करना है हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। आ जाइए सेटबैक के मीनिंग को समझते हैं। अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा प्रॉब्लम या परेशानी जो क्या करता है, आपको रोकता है। आप जिस तेजी से बढ़ना चाहते हैं, जिस स्पीड से बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसमें बाधा बन जाता है। तो इसलिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं सेटबैक। ऐसे भी देखो भाई, बैक है और सेट मतलब पीछे हो जाना, तो इसका मतलब क्या है, आघात हो गया या आपको किसी चीज में धक्का लग गया, इस वजह से आप पीछे हो गए। मैंने कहीं कहीं पे हिंदी मीनिंग को थोड़ा सा दे डाला, ठीक है मेरे भाई। अब इससे रिलेटेड जो सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उसे देखिए। रिवर्सल, जिसको आप रिवर्स से बोलते हैं, तो रिवर्सल, लैप्स, डिक्लाइन, डाउनफॉल, रिग्रेशन, कोलैप्स और रुइन। इन सारे के सारे वर्ड्स में हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन इनमें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिग्रेशन। इसे याद रखिएगा, कोलैप्स को याद रखिएगा और रुइन को याद रखिएगा, क्योंकि रिवर्स का मतलब आप लगा लेते हैं। लैप्स, टाइम लैप्स का आपने नाम सुना है, डिक्लाइन बड़ा प्यारा सा वर्ड है। किसी भी कंपनी में या क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में डाउनफॉल आ गया है। तो ये सारी चीजें दिखाती क्या है कि जो एक्सपेक्टेड टारगेट है अचीव करने का उससे आप पीछे हो गए। इसके ऑपोजिट की बात करें, मतलब अब हम पीछे नहीं होंगे, अब हम आगे हो जाएंगे, हम एडवांस हो जाएंगे। जो हमने टारगेट रखा वो हमने अचीव किया या उससे ज्यादा अचीव किया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, आपके न्यूज़पेपर में भी रहता है, वो रहता है स्टेटस क्वो। ये ध्यान रखना। एडवांस बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ब्रेक थ्रू भी आपको पता है, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, स्टेप फॉरवर्ड। तो इस चारों 1 2 3 4 वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटस क्वो, याद रखना। अब आते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द अक्टूबर इलेक्शंस वर अ मेजर सेटबैक फॉर द पार्टी। अभी जो अक्टूबर में इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शंस हुए, वो क्या हुआ, बहुत बड़ा क्या काम किया, आघात का या धक्का लगा, किस चीज का, एक मेजर सेटबैक है फॉर द पार्टी। अब देखो यहां सेटबैक तुम्हारा क्या हो गया, तो आप जानते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, और नाउन के पहले जो भी चीजें आ रही है उसे मॉडिफाई करने के लिए बेसिकली वो अपने आप में कैसा काम करता है, तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और ये जो ए डिटरमिनर होता है, ये किससे मॉडिफाई कर रहा है, सेटबैक को मॉडिफाई कर रहा है मेरे पे। तो इन चीजों का हमें बड़ा बारीकी से ख्याल रखना है कि किस तरीके से हम किस वर्ड को यूज करते हैं। अब आ जाते हैं अगले वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डिसएरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के एग्जामिनेशन में ये ट्रेंड चल रहा है। डिसएरे अपने आप में नाउन होता है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल। मीनिंग क्या होता है, इसे डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। A state of confusion and complete lack of organization in a situation or place। जब किसी व्यवस्था या किसी जगह में या किसी भी सिचुएशन की अगर हम बात करें, वहां पे एक ऐसा स्टेट हो जाता है जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजन है, वहां की चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, अव्यवस्थित हैं,
क्योटिक हो गई है, क्योस फैल गया है। तो अव्यवस्था के लिए या चीजें गड़बड़ हो चुकी है उसके लिए हम डिसैरे का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स की। जैसे मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में क्या है कि जनरेटर का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइट्स के लिए, कि लाइट अगर चली गई, बिजली चली गई, तो वैसे केस में जनरेटर, अब जनरेटर भी लगा है, सारा व्यवस्था भी है, दो दो जनरेटर है, लेकिन जनरेटर में डालने वाला तेल किसी ने लाया ही नहीं और सामने हो गई लाइन कट। अब आप क्या हो गए, सिचुएशन बड़ा परेशान, आपका मेहंदी और संगीत का रस्म चल रहा है और भाई उस बीच में चीजें अव्यवस्थित हो गई। तो वैसे केस में उस सिचुएशन के लिए हम डिसैरे का यूज करेंगे। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हैवॉक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। मेस सिंपल सा है, केओस एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है, टैंगल भी पूछे जाते हैं, मडल भी पूछा जाता है। एनाकी, ये तो आपका पता है कि वैसा सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट नहीं हो, डिसऑर्डर हो जाए, उसके लिए हम एनाकी का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। टंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये भी आज के टाइम में एसएससी में खासकर देखा गया है और बैंकिंग में कि इस वर्ड का यूज क्या लिखा गया है, तो लैब्रिन्थ, क्या लिखा हुआ है, लैब्रिन्थ। अब इसको प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, लैब्रिन्थ, लैब्रिन्थ, क्या बोलेंगे, लैब्रिन्थ, लैब्रिन्थ यूज करेंगे, एन को साइलेंट रखेंगे। क्लियर हो गया। ऑपोजिट की बात करते हैं तो जो चीजें डिसऑर्डर थी वो ऑर्डर में आ गई, जो सिस्टम में नहीं था वो सिस्टम में आ गया, यानी कि ऑर्डरलीनेस यहां पे आ गया। इन चीजों का ख्याल रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो हिज पर्सनल लाइफ फेल इनटू डिसैरे व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम। उसका जो पर्सनल लाइफ है वो क्या था, अव्यवस्थित हो गया था। उस बात की बात की जा रही है जब उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई। तो डिसैरे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज गार्नर। अब इस गार्नर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी एक्शन की बात कर रहा होगा। अब इस एक्शन को समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट। जब आप किसी इंफॉर्मेशन या सपोर्ट को पाते हैं या पाने की कोशिश करते हैं, किसी से कोई मत मांगते हैं, सपोर्ट मांगते कि इस बार मुझे वोट दीजिएगा, तो वैसे कंडीशन में हम गार्नर का यूज करते हैं। सिनोनिम्स की बात करते हैं, जैसे देखो समर्थन की बात किया गया, मैंने एक मीनिंग दे डाला हिंदी में कि आप समर्थन की बात करते हैं, समर्थन मांगते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन किसी जगह से निकालने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट, गैदर, असेंबल, कॉन्ग्रेगेट, कंपाइल, क्लस्टर, हडल, इन सारे वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो वो कॉन्ग्रेगेट है। ये तो वर्ब है। अब इसी से बनता है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन होता है नाउन, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, सभा बनाते हैं, असेंबली करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी सारे कॉमन वर्ड है, इसे ध्यान रखना। एक हर्डल का भी यूज कर सकते हो, हर्डल अलग वर्ड होता है, वो वर्ड होता है जो ऑब्स्टिकल की बात करते हैं, ये हर्डल है। क्लस्टर तो आपको पता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जहां भी ग्रुप की बात की जाएगी, गैदर करने की बात होगी, इकट्ठा होने की बात होगी, वहां पे गार्नर का यूज करेंगे। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स की, ऑपोजिट की। अब इकट्ठा नहीं करना है तो उसे अलग अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है, डिसइंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट नहीं करना है, सेग्रीगेट कर देना। तो ये सारे वर्ड देखो, डिस्पर्स, अपने आप में इन चीजों को फैला देना। डिस्पेल का भी मतलब वही है, डिसिपेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जामिनेशन के लिए। स्कैटर का भी मतलब क्या, तितर बितिर कर देना, छितरा देना, ऐसे कर देना। अच्छा, डिसॉल्व सिंपल सा है, डिसइंटीग्रेट सिंपल है, इंटीग्रेट का ऑपोजिट है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने, जिसपे मैंने डबल टिक करे। अब आते हैं इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई मैनेज टू गार्नर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेस। मैंने कोशिश किया, मैनेज किया किसी तरीके से क्या करने का, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। कहां से, तो प्रेस से। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन की बात करें तो याद रखना ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो किसी भी कंडीशन में इसमें अगर तुम एस या ईएस लगाने की कोशिश करोगे तो वो कायदे से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, सम की बात करते हैं तो सम अपने आप में, अगर ग्रामर की बात करें तो सम के साथ हर तरीके का नाउन आ सकता है। सम के साथ क्या हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सम के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, और एक स्पेशल यूज होता है, सम के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं।
ये स्पेशल यूज है, इसे मैं कभी डिस्कस करूंगा आप लोगों को, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सम पीपल, लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। हम लिख सकते हैं सम वाटर, लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत, अनकाउंटेबल आ गया। सम मिल्क भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखना, ये ग्रामर का सेक्शन हो गया। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे सामने जो वर्ड है दैट इज पेव द वे। पेव अपने आप में एक वर्ड है, वर्ब की तरह यूज होता है। बेसिकली मैं इसे पूरा का पूरा फ्रेज की तरह यूज कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। पेव द वे की बात करते हैं तो ये फ्रेज का मीनिंग होता है क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस टू इनेबल समथिंग टू हैपन और टू बी डन। एक ऐसी परिस्थिति बना देना, एक ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करना जहां पे आप क्या करते हैं, किसी चीज को इनेबल करते हैं ताकि कोई घटना हो सके। जैसे इसे ऐसे समझिए कि मुझे इस वीडियो को बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस बोर्ड पे ये पीपीटी लगा डाला और पीपीटी लगाने के बाद लाइट्स वगैरह, कैमरा, माइक सब ऑन कर दिया। मैं खुद भी तैयार हो गया शर्ट वर्ट पहन के, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करना है, रिकॉर्ड करना और आपके लिए अपलोड करना है। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था बनाना कि ताकि कोई काम हो सके, उसे ही हम कहते हैं पेव द वे। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फैसिलिटेट, एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा गया है। एक्सेलरेट पहले से जानते हैं, किसी काम को आगे बढ़ाना, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। प्रमोट का भी वही मीनिंग है, ईज भी वही मीनिंग है, असिस्ट मतलब वही होता है। एक्सपेडाइट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें हेसन, हेशन भी पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने डबल टिक करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ही होता है किसी चीज के लिए तैयारी करना, किसी काम को होने की तैयारी करने की बात है। ऑपोजिट की बात करें, मतलब चीजें तो बहुत आसान थी, मैंने वीडियो बनाने का पूरा सेटअप कर दिया। अब ऐसा करूं कि ऐसे कंडीशन में कोई बच्चा आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो अब ये वीडियो बनाना क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो वहां पे हम कॉम्प्लिकेट का यूज करेंगे। मेरे काम में बाधा हो गया तो हिंडर का यूज करेंगे। ये वर्ड आपको पता ही है, ऑब्स्टेकल, हिंडर, इम्पेड, ये सारे वर्ब के फॉर्मेट है। और इसी से इम्पेडिमेंट बनता है, हिंड्रेंस बनता है, कॉम्प्लिकेशन बनता है। क्लियर है मेरे भाई। रिटार्डेशन बनता है तो रिटार्ड होगा, परप्लेक्स होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि इसके ऑपोजिट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। आ जाते हैं इसे एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाई। द डिस्कवरी पेव्स द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट्स। कहा यह जा रहा है कि जो डिस्कवरी हुआ, जिस चीज की खोज की गई, उसने क्या किया, पेव द वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट्स। अच्छा, न्यू ट्रीटमेंट मतलब कि जो असरदार इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट है, उसके विकास के लिए ये डिस्कवरी ने क्या किया है, एक रास्ता बनाया, एक रास्ते की शुरुआत किया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया। जैसे इसे ऐसे समझते हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो भी क्रॉनिकल डिजीज है, जो भी क्रॉनिकल डिजीज है, चाहे हम बात करें HIV एड्स की बात करें, या फिर हम कैंसर की बात करें, या फिर कुछ टाइम पहले कोविड-19 की बात करें, इसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए जो वो डिस्कवरी करते हैं या इन्वेंशन करते हैं, तो उसके लिए वो सिचुएशन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेव द वे का यूज करेंगे। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है कॉबल टुगेदर। कॉबल टुगेदर अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, इससे याद रखना। कॉबल टुगेदर अपने आप में क्या है मेरे भाई, फ्रेजल वर्ब है। इन चीजों का हमें खासा ख्याल रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो इन चीजों को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है भाई इस पूरे फ्रेजल वर्ब का। कॉबल टुगेदर का मतलब टू मेक और असेंबल समथिंग क्विकली एंड विदाउट मच केयर और एफर्ट। अगर हम सिंपल कॉबल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रोड पे छोटे छोटे जो गोल गोल ईंट रखे जाते हैं, पत्थर रखे जाते हैं जल्दी जल्दी में, उसे हम कॉबल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। और कॉबल टुगेदर एक साथ आके फ्रेजल वर्ब होता है जब आप कोई काम करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं जिसमें आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं कि भाई वो कैसा भी बन जाए, बस मुझे बना लेना है, मुझे बिना एफर्ट लगाए कोई काम करना है। जैसे कभी कभी हम लोग थक जाते हैं और कोई एफर्ट नहीं लगाना है और भूख लगा है बहुत कस के, भैया दाल चावल थोड़ा सा सब्जी हल्दी नमक डाला कुकर में चढ़ाया, कैसा भी बने बस खिचड़ी बन के तैयार होना चाहिए।
और अपने तो स्टूडेंट लाइफ में खिचड़ी और दाल भात चोखा से तो कुछ बेहतर होता ही नहीं है। तो वो हो गया कॉबल टुगेदर। और अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि चीजों को एक जगह करना है, असेंबल करना है। तो आ जाते हैं सिनोनिम्स की बात करें। कंपाइल, जो कंपाइलेशन एक साथ करना, कंपोज करना, पैच करना, थ्रो टुगेदर, डैश ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे एक फ्रेजल वर्ब है डैश ऑफ, इसको याद रखना। और पैच की बात करेंगे, बाकी सारे बड़े सिंपल से वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो इसे छोड़ देना है, इसे भी ध्यान में रखना, नोट्स बनाना है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार पे अपलोड हो जाता है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है मेरे भाई। क्लियर हो गया। आ जाते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड पे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्राफ्ट है, फॉर्ज है, हैमर आउट है और हैंडक्राफ्ट। मतलब जिन चीजों को व्यवस्थित करके बनाया जाए, सोच समझ के उसको बहुत केयर से बनाया जाए, तो उनके लिए हम इन सारे वर्ड का यूज करते हैं। कहते हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मतलब बहुत सावधानी से बनाया गया। हैंडीक्राफ्ट है, यानी हाथों से बनाया गया बहुत सावधानी से। एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टूडेंट कॉबल्ड टुगेदर एन एसे इन हाफ एन आवर। मान लीजिए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने आपको कहा कि भाई एक एसे लिखो, आराम से अच्छे से लिखना है। तो किस चीज पे लिखे? तो ऐसा करो कि तुम प्रेजेंट जो सिचुएशन हमारे एनवायरनमेंट का है, क्लाइमेट चेंज का है, उस पे सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करके मुझे एक प्यारा सा 200 वर्ड्स में एक एसे दे दो। आपने क्या किया कि आधे घंटे के अंदर सर को इंप्रेस करने की चक्कर में एक एसे तैयार किया, जैसे तैसे चैट जीपीटी से लिखा, कॉपी पेस्ट और सर को दिखा दिया। तो वैसे कंडीशन की यहां पे चर्चा की गई है कि जो विद्यार्थी है उसने क्या किया है, बिना किसी एफर्ट और केयर के एक एसे तैयार किया। कितने देर में? आधे घंटे में। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे सामने है फैक्शन। ये फिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। वो काल्पनिक वाली बात नहीं मैं कह रहा हूं, जो फिक्शन मूवीज होते हैं, ये फैक्शन है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है। वहां पे फिक्शन की बात करें तो वो क्वालिटी बता रहे, एडजेक्टिव की तरह, यहां फैक्शन नाउन हो गया। इसके डेफिनेशन और मीनिंग को समझते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जो लार्जर ग्रुप का पार्ट है, मतलब छोटा ग्रुप होगा, स्पेशली वन विथ स्लाइटली डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम द मेन ग्रुप। मतलब बड़े ग्रुप का एक छोटा सा ग्रुप वैसा है, उसी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा उसकी जो मत है, उनका जो आइडियोलॉजीज है, उनके जो आइडियाज हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे होता है ना कोलिशन गवर्नमेंट में, जैसे एनडीए की बात करें तो अभी बीजेपी के साथ और भी छोटे छोटे पार्टीज मिलकर सरकार बना रखे हैं। तो वैसे कंडीशन में हम उसके लिए फैक्शन का यूज करते हैं, जो छोटा वाला ग्रुप होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो वो उसका एक विंग होता है, कोलिशन होता है। उसके बाद बात करें तो डिनोमिनेशन, क्रू, स्प्लिंटर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो एक प्यारा सा वर्ड आपको डिनोमिनेशन और स्प्लिंटर का यूज करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑपोजिट की बात करें तो भैया ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो इंडिविजुअल है, वो सेपरेट है, वो अकेला है, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में होल है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स यहां पे इसके ऑपोजिट तौर पे इंडिविजुअल या फिर हम होल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। A rebel faction has split away from the main group। भाई एक ऐसा फैक्शन, एक ऐसा ग्रुप था जो रिबेलियन नेचर का था, जो विद्रोही नेचर का था, वो क्या किया, अलग हो गया। कहां से? मेन ग्रुप से अलग हो गया। स्प्लिट का मतलब होता है अलग हो जाना। समझ में आ गया? बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज नेगोशिएशन। ये तो बड़ा प्यारा सा वर्ड है। नेगोशिएट वर्ब होता है और किसी भी वर्ड के लास्ट में आईओएन लगा तो नेगोशिएशन अपने आप में नाउन हो गया। नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि आप एक डिस्कशन करते हैं जिसपे लोग क्या कोशिश करते हैं, वो डिसाइड करते हैं या एग्री करने की कोशिश करते हैं। चलो भैया ऐसा करो, ये वाला जो ये बेडशीट है ना, ये बेडशीट कितने के दे रहे हो? तो भैया ये 250 रुपए की। नहीं यार मैं 150 से ज्यादा नहीं दूंगा। भैया चलो ना, आपकी बात है ना मेरी बात है, नेगोशिएट तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं सुबह का टाइम है, बोहनी का टाइम है, चलिए थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ना, आपकी बात, चलो भैया 220। नहीं 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 मुझे नहीं लेना है। तो कितना में दोगे, कितना में लोगे भैया, आप बताओ कितना दोगे? मैं 200 दूंगा। चलो दो भैया, 210 दो, हटाओ, बात खत्म करो। इसका मतलब आप डिसाइड कर रहे हैं या फिर किसी चीज पे सहमत होना चाह रहे हैं, तो वो आपका नेगोशिएशन है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। जब कभी भी हम नेगोशिएट करते हैं तो हम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो वो दुकानदार करे या फिर वो सिस्टम करे या फिर मैं करूं।
आप क्या करते हैं, कॉन्सेंसस होते हैं, आप बार्गेन करते हैं, आप सेटलमेंट करते हैं और हैगल करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। जनरली नेगोशिएशन का ऑपोजिट नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपोजिट की जरूरत नहीं है। आप अग्री हो गए, नेगोशिएशन हो गया। आप नेगोशिएट नहीं कर पाए, यानी कि वहां पे अग्रीमेंट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट की बात करी गई है। ये वर्ब है इसलिए एमईएनटी लगा है, सॉरी नाउन है इसलिए एमईएनटी लगा है। अगर ये वर्ब हो जाता तो डिसएग्री का यूज करते। अब आ जाए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। जो भी समस्या है उसे क्या किया जाना चाहिए भाई, रिजॉल्व किया जाना चाहिए नेगोशिएशन के तौर पे। मतलब बातचीत करिए, चलिए ठीक है मुद्दा ऐसा था, थोड़ा सा आप सह लीजिए, थोड़ा मैं नेगोशिएट कर लेता हूं, तो वैसे कंडीशन में इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। आ जाते हैं अगले वर्ड पे, हमारा क्या है, इंप्लीकेशन। आज का ये लास्ट वर्ड है, TION लगा है, इंप्लीकेट से इंप्लीकेशन हो गया, नाउन बन गया। क्या मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। द इफेक्ट दैट एन एक्शन और डिसीजन विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। ये बात करता है प्रभाव की, यानी कि कौन सा इफेक्ट, किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में। और वो प्रभाव कैसे होगा, जब आपने कोई एक्शन किया, कोई डिसीजन लिया, कोई काम हुआ, कोई निर्णय लिया गया, उससे आने वाले टाइम पे जो प्रभाव पड़ेगा वही इंप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब पढ़ाता हूं और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से इंपार्ट करने की कोशिश करता हूं। अब इसका फ्यूचर में इंपैक्ट ये होगा कि आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगेंगे। आपके इंग्लिश लैंग्वेज और आपका वोकैबुलरी बैंक जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और इसका एक और इंप्लीकेशन ये होगा कि आप अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इंप्लीकेशन अपने आप में एक तरीके का आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, इफेक्ट होता है। रेमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। कंसिक्वेंस आप जानते हैं पहले से, किसी भी चीज का कंसिक्वेंस का मतलब उसके परिणाम की हम बात करते हैं। रिपरकशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ट्रेंड पे चला हुआ है, इसको ट्रिपल टिक कर दो। रिपरकशन बहुत बार पूछा जाता है। और कंक्लूजन तो पहले से हम जानते हैं। ऑपोजिट की बात करें भाई, तो हम अभी यहां फ्यूचर की बात नहीं करते, जो अभी है उसी पे कंसीडर करते हैं। तो ये कंसीडरेशन की बात होगी, रीजन की बात होगी। इंस्टिगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात करें इम्पेचुअस और स्टिमुलस, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट में क्या इंपैक्ट है उसकी बात करेगा, फ्यूचर की बात नहीं करेगा। ऑपोजिट तो समझ गए, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। What are the implications of the new law? ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये सवाल किया जा रहा है कि जो नया कानून है उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, मतलब नियर फ्यूचर या फ्यूचर में उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या इंपैक्ट होगा, उसकी बात की गई। तो बहुत प्यारा सा वर्ड है। तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस पूरे सेशन में 20 मिनट टारगेट रहता है, 20 से 25 मिनट में मैं आपको एडिटोरियल का पूरा वोकैब समझाने की कोशिश करूं। आप बात समझ रहे हैं। पीछे कुछ दिनों से वीडियो नहीं आने का रीजन था कि दिवाली के पहले से ही 30 तारीख का वीडियो आया था, उसके बाद में आउट ऑफ स्टेशन था, मैं बिहार में था नहीं, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। कल मैं आया हूं सेकेंड हाफ में, तो आज थोड़ा सा थकान की वजह से ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि सुबह 7 से 8 के बीच में ये वीडियो आप तक अपलोड हो जाए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, अगर पसंद आया होगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका नोट्स जरूर बनाएं, रिवीजन करें, क्योंकि ये मेरे और किसी और की बात नहीं है, ये आपके अपने पर्सनल ग्रोथ की बात है। और लाइफ में जब तक आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। और पर्सनल ग्रोथ हमेशा नॉलेज के साथ ही आता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।